सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा, और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब किसी एटम में से जो एनर्जीज़ निकलती है, तो जो उसकी अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ निकलती है, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी निकलती है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम जो है इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। स्पेक्ट्रम को, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एज आपका फिर एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान के चलो कि आप क्या कर रहे हैं कि एक फॉर एग्जांपल किसी सोर्स ऑफ लाइट को या फिर एक कहा जाएगा किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस बंद है, उसको आपने एक्साइट किया यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने अपने चारों तरफ क्या करा, लाइट छोड़ा, और वो लाइट को आपने पास किया प्रिज्म से, और प्रिज्म से वो पास होकर सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट है वो उसके ऊपर पड़ रही है। थोड़ा बहुत ऐसा ही अरेंजमेंट होता है आपके स्पेक्ट्रोमीटर का, है ना। जहाँ तक मुझे याद है मेरे लैब में स्पेक्ट्रोमीटर था, तो एक ऐसा टनल जैसा कुछ बनाया गया था, वहाँ पर प्रिज्म रखा गया था, और फिर वो यहाँ पर वहाँ से उसको देखना पड़ता था, मतलब वो भी देखने के लिए उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था। तो अगर मैं उसमें देखता हूँ मुझे ऐसा पैटर्न नज़र आता है, ये दिख रहा है ना कंटिन्यूस, मतलब आप अगर देख सकते हैं यहाँ हर एक कलर नज़र आ रहा है आपको, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो मैं यहाँ पर हर एक कलर देख सकता हूँ, रेड, और मतलब जो 7 बेसिक कलर्स है हमारे विबग्योर, जिससे बाकी सारे कलर्स बने हैं, तो ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं ना। हर एक वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी मुझे नज़र आ रही है विजिबल स्पेक्ट्रम की। तो ऐसा अगर कहीं मुझे नज़र आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रा है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये क्या है बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और कभी कभार क्या होता है बेटा, आप क्या करते हैं, अगेन ऐसी कोई एक पर्टिकुलर गैस लेते हैं आप, यहाँ पर उसको इलेक्ट्रीफाई करते हैं और फिर उसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं, तो समवेयर आपको जो है वो लाइन कुछ ऐसी नज़र आएगी। अब ये लाइन देखो कैसी नज़र आ रही है आपको, ये नीचे सेकंड वाला जो दिख रहे हैं, मतलब ब्लैक पोर्शन मतलब इंडिकेट क्या कर रहा, वहाँ कोई रेडिएशन नहीं है, वहाँ कोई रेडिएशन नहीं है, आपकी सिर्फ ये पर्टिकुलर लाइन्स नज़र आ रही है आपको, है ना। ये जो आपको नज़र आ रही कलर्स नज़र आ रही ना, ये असल में विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट है। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का वो है। मतलब क्या हुआ था कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को जब यहाँ रखा गया, उसे इलेक्ट्रीफाई किया गया, एक्साइट किया गया, उसमें से रोशनी निकली और उसको प्रिज्म के थ्रू पास किया गया, तो उसमें से जो मैंने बस बाद में फोटोग्राफिक प्लेट पे जब उसको मैंने इंसिडेंट किया, तो मुझे ये कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आया। मतलब मुझे सिर्फ ये रेड कलर की लाइट, ये थोड़ी ब्लू, थोड़ा इंडिगो ब्लू वायलेट, सिर्फ यही नज़र आ रहा है हल्का सा, ये है ना। उनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है कि भैया हाँ ये इतने नैनोमीटर का, इतने नैनोमीटर का, ये सब चीज़ का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो इस तरह से ये आप जो देख रहे हैं बेटा, ये एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। कभी कभार एक और भी तरीका होता है कैलकुलेट करने का। आप क्या करते हैं, एक कंटेनर रखते हैं, कंटेनर जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर रहेगा, उसमें एक पर्टिकुलर गैस जो भी मैटर है उसको आपने क्या करें, यहाँ पर कैद करके रख दिया। अब इसमें से आप लाइट पास करते हैं, आप वाइट कलर की लाइट को इसमें से पास करेंगे, है ना। वाइट कलर की लाइट में सारे कलर्स होते हैं, तो भाई वाइट कलर की लाइट को तुम इसमें से पास करोगे। अब जाहिर बात है वो लाइट इसमें से पास होगी, है ना, इसमें से पास होगी, और ये ट्रांसपेरेंट था, उसमें सिर्फ एक गैस भरी हुई थी। फिर उसके बाद प्रिज्म उसको क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो जब उसे प्रिज्म एक्सपांड करता है तो मैं क्या नोटिस करता हूँ कि मेरे को कुछ स्पेक्ट्रम ऐसा नज़र आ रहा है। ये नीचे वाला पोर्शन देखो आप, क्या नज़र आया आपको, कंटिन्यूस है क्या पूरा, नहीं, बीच में क्या क्या दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक ऐसे लाइन दिख रही ना, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वो हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया, है ना, रेडिएशन का वो हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया। आई गया बात समझ में। तो मतलब इस पर्टिकुलर मैटर ने उस रेडिएशन के हिस्से को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो देखो ये आप जो देख रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, अगेन ये एब्जॉर्प्टिव और ये एमिसिव, इसको कॉमन में कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। कॉमन में इनको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जाहिर है वो लाइंस के फॉर्म में आ रहे हैं ना, इसलिए
तो उसको कहा जाता है कॉमन में स्पेक्ट्रल लाइन, एमिशन एमिसिव स्पेक्ट्रल लाइन, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रल लाइन। तो देखो ये अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे, बोर्स एक्सपेरिमेंट जब मैं शुरुआत करूँगा तो इसमें पढ़ेंगे आप कि भैया वो जो नील बोर साहब थे, है ना, सॉरी रदरफोर्ड साहब जो थे, वो ये एमिसिव ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, एमिसिव स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका पीछे उनका सॉरी उसके पीछे का रीज़न उनको पता नहीं चला। इवन जे थॉमसन को भी पता नहीं चला था, क्योंकि ये सब कहाँ हुआ, कब हुआ था, जैसा पहला स्पेक्ट्रल लाइन जो पहला ऑब्जर्व किया गया था, द फर्स्ट एवर स्पेक्ट्रल लाइन वॉज ऑब्जर्व बाय बाल्मर, एक स्कूल टीचर थे जो बाल्मर, उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम को की स्टडी की थी। अभी यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा नाम से उनके, बाल्मर सीरीज, है ना। तो भैया एक स्कूल टीचर था जिसने विजिबल स्पेक्ट्रम की स्टडी की थी, और उन्होंने पहला वो फार्मूला उस चीज़ के लिए डिराइव कर लिया था कि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी वेवलेंथ होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पहला फार्मूला भी डिराइव कर लिया था, है ना। वो कैसे डिराइव किया वो नहीं है हमारे पास में, क्या डिराइव किया बस वो है हमारे बारे में स्टडी में। तो भाई ऐसा है कि हमने देखा इन द ईयर 1887 में, मतलब 1885 सॉरी नॉट 85 इन द ईयर 1885 में ये डेरिवेशन हो गया, है ना। और जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट कब आया, 1897। मतलब अपने को उसका रिजल्ट्स तो पहले पता चल गया था कि भाई ऐसा सा कुछ हो रहा है ना। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि भैया मैं ये फोटोग्राफिक प्लेट्स पे लाया तो एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा हुई, पहले से नज़र आ गया। अब उसके पीछे का कारण क्या है वो पता नहीं चल रहा था, है ना। जे थॉमसन ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया 18s में, वो भी फेल हो गया। फिर 1900s में, मतलब 1911 के आसपास फिर अपने मतलब वो गीगा मॉर्जन एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसके बाद अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया, है ना। तो रदरफोर्ड साहब को भी ये जमा नहीं था एक्चुअली बता के कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये दोनों उनके ड्रॉबैक्स है दोनों के यहाँ पे, और ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्यों, देखो भैया अब आप बताओ, कई बार साइंटिस्ट लोग यहीं बैठे बैठे पता लगा देते कि वो जो फलाना प्लैनेट है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है ना। जैसे शायद आपको मालूम हो कि कहाँ, मैंने जस्ट ऐसे ही सुना था प्लूटो पे या कहाँ पर तो डायमंड की बारिश होती, हाँ डायमंड की बारिश होती है या कुछ डायमंड से बना हुआ, ऐसा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कोई तो भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जहाँ पर आगे कहीं तो भी जहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है, जो बना खुद डायमंड से है, सब कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें बताई गई है ना। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ मार्स पे गए नहीं, जैसे मार्स पे तो चले गए, चलो अपना रोवर्स से चले गए मार्स पे, है ना। जुपिटर पे आप अब तक गए नहीं, सैटर्न पे आप तक गए नहीं, आप यूरेनस पे आप तक अभी तक गए नहीं, आप वहाँ पर कदम रखे नहीं आपने। अगर यहीं बैठे बैठे कैसे पता लगा रहे कि अंदर क्या चीज़ है ना। अरे वो छोड़ा, सन है ना, हीलियम है बोलते रहता है ना, हीलियम। तो भैया अब सन के अंदर पूरा हीलियम भरा हुआ, ये कैसे पता चल जा रहा है आपको। असल में ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, ये फिंगरप्रिंट माने जाते हैं, दे आर द फिंगरप्रिंट ऑफ मैटर, या एलिमेंट कहा जाएगा। हर एलिमेंट का अपना यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे हाथों पे लकीरें बनी हुई है, और हर इंसान की वो लकीरें यूनिक है ना। बिल्कुल कोई इतने अरबों लोग यहाँ पर आते हैं, किसी एक की भी मैच नहीं होती, डिफरेंट होती है ना। स्लाइड डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अब यही मामला, जैसे फिंगरप्रिंट हमारे लिए, अब हम लोग आधार कार्ड का ये थे, याद है ना, फिंगरप्रिंट दिए थे, आयरिस है ना, हमारे आंखों का भी हम लोग ने, रेटिना का भी स्कैन करा लिए थे, सब कुछ करा लिए थे, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग ने क्या देख रहे बेटा, ये क्या है, हमारे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना, कि भैया अगर कहीं पे भी, जैसा आजकल जैसे पेमेंट बेसिस बस अंगूठे पे काम चल जा रहा, अंगूठा लगा पेमेंट हो जा रही भैया पैसे से, है ना। अब तुमको शायद मालूम, चाइना में पाम बेसिस पे वो होता पेमेंट, है ना। चाइना में सब कुछ पाम से रिलेटेड है, वहाँ पर अगर पेमेंट करना है, आपका बैंक अकाउंट वो सब उससे रिलेटेड रहता। जैसे अपन अभी क्या करते हैं, QR कोड स्कैन करते, ये सब करते ना, वहाँ अपना पाम रख दो, वो आपका पाम स्कैन करता, वो आपके बैंक के अकाउंट से लिंक्ड रहता पूरा पाम। अब पाम की कॉपी नहीं कर सकते, हाथ काट के लेके तो अलग बात है वो, है ना। तो भैया पूरा पाम है, वो पाम का वो स्कैनर रहता है, पाम स्कैनर, उसमें आप ऐसा रखते हैं, वो पूरा आपका पाम स्कैन करता है। अब आपके जो भी जैसे यहाँ पैसा कटता है वैसे ही वो आपका पैसा आपके अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पे। तो भाई इस तरह से ये हर एक इंसान की आइडेंटिटी होती है, कुछ ना कुछ वैसा ही। तो ये हर एलिमेंट की आइडेंटिटी है कि हाइड्रोजन का इस तरह से है, ऑक्सीजन का इस तरह से है ना। ये सब चीज़ों का जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये आपका इस तरह से होता है। आइए बात समझ में आपको ये। तो दैट्स वाई ये हमारे लिए जो कहा जाएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसको सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है।
तो हम लोग ने जो देखा कि भैया आप स्पेक्ट्रल लाइन समझिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें हमने देखा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लगातार सारी फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस बाहर निकलती है। एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम क्या होता है कि भैया कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग, है ना। और बाद में आता है स्पेक्ट्रल सीरीज। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे 12.3.1 करके, यहाँ पर अगला जो टॉपिक इसमें आया था 12.3.1 वो है स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, अब ये स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, किसे कहा जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज? अगर आप पहली एक नज़र में जहाँ पर देखोगे ये किसी, मतलब देखो ये तो देखो विजिबल स्पेक्ट्रम है, मतलब ये जो नेकेड आई से नज़र आ जाता, ये सब है ना। पहला सबसे पहला ये छुआ था, खोज इसकी छुई थी। अब जाहिर बात है सबसे जल्दी ये नज़र आ रहा तो इसकी खोज हुई होंगी। ये अपने नेकेड आई से नज़र नहीं आते ये बाकी के, है ना। इनको भैया स्पेशल डिवाइसेस माइक्रोस्कोप उसके ज़रिए देखना पड़ता है यहाँ पे, है ना। ये इजीली अपने नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो ऐसा है कि भैया स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होता है, अगर आप पहली नज़र में देखोगे तो यहाँ कोई एक पैटर्न नज़र नहीं आएगा, मगर आप गौर से अगर देखो तो यहाँ देखो एक इस पर्टिकुलर्स में कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है कि पहले यहाँ गैप कम था इस ग्रुप में। अगर ये ग्रुप को देखोगे आप, ग्रुप ऑफ रेडिएशंस को देखोगे तो उसमें पैटर्न नज़र आएगा कि पहले इनके बीच में गैप कम था, धीरे धीरे गैप बढ़ता गया और फिर उसके बाद गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर अगेन ये ग्रुप देखो आप, इस ग्रुप में भी आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, गैप कम था, बढ़ता गया ज़्यादा हो गया। अगेन ये ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। पहले गैप क्या था, कम था, धीरे धीरे बढ़ता गया और काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, है ना। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो रेडिएशन से ग्रुप बना के एक स्पेसिफिक पैटर्न में यहाँ पर अरेंज होते हैं, है ना। इस ग्रुप को इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज। दे आर इंक्रीजिंग एट विथ, मतलब एक प्रॉपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंक्रीज होते हैं ये सारी वैल्यूज, ओके। तो अब डिपेंडिंग अपॉन दैट हमको जो स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ना है, तो कौन कौन से स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ना है आपके स्टडी में। एक है लाइमन सीरीज, है ना, फिर आता है बाल्मर सीरीज, फिर उसके बाद आता है पैशन सीरीज, फिर आता है ब्रैकेट सीरीज, और उसके बाद आता है फुंड सीरीज। ये आता है फुंड सीरीज। तो ये कुल मिला के इस तरह से 5 सीरीज की स्टडी आपको करना है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और आपका फुंड सीरीज। फुंड है वो, पी फंड नहीं है, फुंड है वो, फुंड सीरीज है आपका। अब देखो यहाँ पे अगर आपने देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला पार्ट है बाल्मर सीरीज, है ना। बाल्मर सीरीज है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो हमको भी जो स्टडी करना है अभी फ़िलहाल बाल्मर सीरीज़ को ही ज़्यादा फोकस करके स्टडी करना है। तो अब अगर मैं बाल्मर सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उसका मैं बनाता हूँ स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाता हूँ, अगर स्पेक्ट्रोमीटर वाला पार्ट बनाता हूँ तो देखो कैसा आएगा। मैं अभी सिर्फ बाल्मर सीरीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, बाल्मर सीरीज़। तो जब मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे बाल्मर सीरीज़ के एमिशन स्पेक्ट्रम्स को देखता हूँ तो मुझे एक यहाँ पर वो लाइन नज़र आती है, फिर इसके बाद वो लाइन के बीच का दूसरी लाइन नज़र आती है, इसको कहा जाता है एच अल्फ़ा लाइन, ये कहा जाता है एच बीटा लाइन, ये है एच गैमा लाइन, फिर उसके बाद आता है एच डेल्टा लाइन, और फिर बाद में गैप कम होता जाएगा और भी ज़्यादा कम होता जाएगा, 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 और आखिरी में सबसे ये होता है एच इन्फिनिटी लाइन, एच इन्फिनिटी लाइन। अब ये है 656.3 नैनोमीटर्स, 486.1 नैनोमीटर्स और 434.1 नैनोमीटर्स, और इसी तरह से आखिरी वाला बता देता हूँ मैं डायरेक्ट पे 364.6 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ डिस्कवर की गई थी बाय द जैकब बाल्मर, ये स्वीडिश स्कूल टीचर थे इन द ईयर 1885। उन्होंने पता लगाया कि रेड कलर की लाइट जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है
है ना, रेड कलर की लाइट उसका वेवलेंथ इतना इतना होगा, वायलेट कलर की लाइट जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका वेवलेंथ इतना इतना होगा। तो इस तरह से उन्होंने पता, अब जाहिर बात है कि उसके लिए उन्होंने कैसे पता लगाया होगा, तो उसके लिए उन्होंने सिंपल सा एक एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कवर किया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, बस चीज़ों का रेशियो लेकर अंदाज़ा लगा के आप लगाते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं होता है उसका। तो उन्होंने जो यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला डिराइव किया था, इट वॉज 1/λ इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पर n की जो वैल्यू है 3, 4, 5, 6, ऐसा सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलते रहता है, अप टू इन्फिनिटी। अब देखो एक बात बता देता हूँ मैडम मैं आपको, ये ना हम लोग हिस्ट्री के साथ चल रहे हैं अभी, हम ऐसा है कि अब अपना दिमाग पहले की अपनी नॉलेज, आगे की नॉलेज अभी नहीं घुसेड़ रहे अभी अपन, है ना, कि देखो ये चीज़ें आप अगेन दोबारा पढ़ने वाले हैं। आप एनर्जी लेवल डायग्राम जब आएगा, ये सब चीज़ें आएगा तो वो दोबारा अपने को पढ़ना पड़ेगा, मगर बाद में आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से डिराइव किया गया, यही फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से डिराइव किया गया, है ना। अभी हम लोग वो फॉर्मूले को ये देख रहे हैं, डायरेक्ट आया हमारे पास वो फॉर्मूला अभी, कि हमने कहा कि बाल्मर साहब ने एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये वर्ड एक ही बार आता है फिजिक्स में, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो एक अंदाजे से जस्ट चीज़ों का रेशियो लेकर अपन बनाते हैं। अब इसमें आपको समझ में आ रहा नहीं होगा कि ये लैम्बडा तो समझ में आ गया वेवलेंथ है, आर क्या है, तो बोले ये आर है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ये है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इस आर की जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स करके होती है, 10⁻⁷ है ना, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। जब आप 1/λ इज इक्वल्स टू आप डालते हैं जब वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, अगला नंबर क्या आएगा फिर, आगे का नंबर 3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर डालते हैं, क्या हो गया, 2 है वो, 2 z नहीं 2 है ना भैया, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो जब ये कैलकुलेशन होता है तो लैम्बडा की जो वैल्यू निकल के आती है इट इज 656.3 नैनोमीटर्स। ये वेवलेंथ की वैल्यू निकल के आती है 656.3 नैनोमीटर्स। और इसी तरह से जब आप क्या करते हैं, n की वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं, n की वैल्यू क्या करते हैं, इन्फिनिटी डालते हैं, तो 1/λ इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यू डाल के देखते हैं तो आपका आंसर आता है, लैम्बडा का जो वैल्यू आता है इट कम्स एज 364.6 नैनोमीटर्स, इट कम्स आउट टू बी 364.6 नैनोमीटर्स, है ना। ये आपकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इन द बाल्मर सीरीज। अब देखो भाई यहाँ पर ऐसा है कि मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ बताया गया है कि क्या देखा उन्होंने या क्या ऑब्जर्वेशन आया, कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बनाया उन्होंने, ये आपके सिलेबस में नहीं आया अभी पार्ट, है ना। हाँ आगे जाके, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ये फॉर्मूला जो है एम्पेरिकल है, ये मतलब अंदाजे से रेशियोज लेके बनाया गया है, ये कोई एक प्रॉपर डेरिवेशन वाला फॉर्मूला नहीं है। दैट्स वाई ये तुम्हारे को मतलब ऐसा है कि उसका डेरिवेशन तुमको नहीं आया, अभी आगे है मगर वो अलग है, मतलब बोर्ड्स पोस्टुलेट से रिलेटेड है। तो उन्होंने ये यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू एक अलग अलग वेवलेंथ्स यहाँ पर डिराइव किए। अब जैसे बाल्मर सीरीज ने पहला अपना एक खोज किया विजिबल स्पेक्ट्रम का, और भी साइंटिस्ट लाइन में लग गए कि भाई चलो हम भी खोज करते जाएंगे। फिर इसी तरह से लाइमन साहब ने, पैशन साहब ने, ब्रैकेट साहब ने, फुंड साहब ने, सब ने अपनी अपनी जैसा खोज जारी रखी और उन्होंने भी अलग अलग वेवलेंथ्स की खोज करने लगे। जैसे कि क्या हुआ, जब लाइमन सीरीज की खोज हुई तो लाइमन ने भी क्या देखा कि देखो ये नेकेड आई से तो ऑब्जर्वेबल थी नहीं, नेकेड आई से ऑब्जर्वेबल थी नहीं। उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू जब ये सीरीज को देखा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारी की सारी वेव्स जो है अल्ट्रा वायलेट रेज है। ये कौन सी वेव्स है बेटा, अल्ट्रा वायलेट वेव्स है। और अगर आप इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा 1/λ r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर।
जहां पर n की जो वैल्यू रहेगी 2, 3, 4, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। ये किस चीज़ की बात चल रही है बेटा? लाइमन सीरीज की। बाल्मर सीरीज को तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब उसके बाद आया पैस्टन सीरीज। पैस्टन सीरीज, अब पैस्टन सीरीज में देखो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था और बाल्मर सीरीज में विजिबल स्पेक्ट्रम था। अब पैस्टन सीरीज में जो नजर आया वो नजर आया इंफ्रारेड, ये नजर आया इंफ्रारेड रेज नजर आए। मतलब देखो वंस अगेन ये हमारे नेकेड आई से विजिबल हो सकते हैं कि इंफ्रारेड रेज नहीं। जब ब्लूटूथ से तुम वाईफाई से तुम कुछ चीज़ें ट्रांसफर करते नजर आती कि तुमको ये देखो लाल कलर की रेज जा रही इधर से, नहीं यहाँ पर आपको क्या है नेकेड आई से नजर नहीं आएगी, थ्रू माइक्रोस्कोप सम स्पेशल डिवाइसेस आप नजर देख सकते हैं इसको। तो पैस्टन सीरीज ने देखा कि भैया उन्होंने डिस्कवर किया इंफ्रारेड रेज, है ना। उन्होंने क्या करे कि अलग अलग थोड़ी बढ़ाते गए, वेवलेंथ बढ़ाते गए, फिर एक देखा कि अरे भाई यहाँ से तो क्या निकल रही है, इंफ्रारेड रेज निकल रही है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1/λ इक्वल्स टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और जहाँ पर n की वैल्यू जो रहेगी 4, 5, 6 एंड सो ऑन रहेगी, है ना। ये इंफ्रारेड रेज की आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आता है आपका 1875 नैनोमीटर्स, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा आपका 820 नैनोमीटर्स। आई बात समझ में? अब ये देखो ये तो हो गया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज भी हो गया, पैस्टन सीरीज भी हो गया। अब आई बारी ब्रैकेट सीरीज की। ध्यान दो बेटा सब लोग, अब आई बारी ब्रैकेट सीरीज की। ब्रैकेट सीरीज में क्या हुआ? वंस अगेन जब ब्रैकेट, ऑफकोर्स इनके साइंटिस्ट के नाम पर है, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट होंगे जिनके नाम के आगे ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट होगा मतलब सरनेम उनका ब्रैकेट कुछ होगा। तो भाई जब ब्रैकेट साहब ने जब ये स्टडी किए तो उन्होंने भी डिस्कवर किए इंफ्रारेड रेज ही, इनको भी मिला इंफ्रारेड रेज ही मिले। वंस अगेन उनको क्या मिला? इंफ्रारेड रेज मिले। और जब वो देखते हैं कि भैया पैस्टन सीरीज ने देखा और उन्होंने स्टडी किया और यहाँ पर उसके आगे उनको कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि क्या होता था कि जब ये आप आगे बढ़ते थे सीरीज के अंदर तो इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती थी। जैसे मान लो ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये मिल रही है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो उसका भाई क्या हो रहा है, इंटेंसिटी कम होते जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि जब इसी तरह से जब आपने देखा, पैस्टन साहब ने देखा कि अरे भाई नहीं अब यहाँ से इंटेंसिटी कम होते जा रही है, अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अब इससे ज़्यादा अपने कुछ मिलेगा नहीं, आगे जाके खोज करेंगे कुछ मिलने नहीं वाला, वो छोड़ दिया उन्होंने स्टडी करना। मगर उन्होंने क्या किया, ब्रैकेट साहब ने इस खोज को और जारी रखे तो उनको अचानक से फिर से एक नई सीरीज मिली। अरे यहाँ पर फिर से उनको एक लाइंस नजर आए, जैसे ये पैटर्न में लाइंस नजर आ रहे ना फोटोग्राफिक प्लेट पे, जैसे देखो यहाँ पर लाइमन का नजर आया, है ना। मान लो कि यहाँ पर लाइमन सीरीज का नजर आ गया, यहाँ विजिबल बाल्मर सीरीज का नजर आया, पैस्टन सीरीज का नजर आया। पैस्टन साहब ने बोले अब इसके आगे इंटेंसिटी कम हो रही है, अब इसके आगे कुछ नजर नहीं आएगा। तो भाई आप ब्रैकेट साहब ने जब उसकी कोशिश की तो उनको और अगेन बिल्कुल इसी पैटर्न में एक और कुछ ऐसे लाइन्स नजर आ गए। अब जब उसी पैटर्न में एक और नजर आया तो बोले अब वो कौन से लाइन है, तो पता चला अरे वो भी इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड है और ये भी इंफ्रारेड है। अच्छा ठीक है, अब वो जो नई सीरीज हुई उसका अगर मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो अब उसका जो फॉर्मूला आएगा 1/λ इक्वल्स टू r 1/, अब ये कौन सा हो गया नंबर आएगा 2, 3, 4 आएगा, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और बता दूं मैं n की जो वैल्यू रहेगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आखिरी में है फुंड सीरीज, है। अब फुंड सीरीज जो है, अब जब ब्रैकेट साहब ने देखे, उन्होंने एक सीरीज को देखा, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने नोटिस किया कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ब्रैकेट साहब ने भी अपने क्या करे, खोज को बंद कर दिए, बोले अब बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। बाद में फुंड साहब ने अपने रिसर्च को चालू रखे, उन्होंने और सर्च किए तो भाई पता चला कि अरे एक और मिला, एक और सीरीज मिली, है ना, और एक लाइन्स के सेट्स मिले। और वो कौन से थे, तो वो थे फार इंफ्रारेड, है ना, बोले फार इंफ्रारेड। और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो ये फॉर्मूला था r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये सब सारी चीज़ें आती है। आई बात समझ में? तो ये देखो स्पेक्ट्रल सीरीज, ये सिर्फ आप जैसा एक तरह से हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी टाइप पर पढ़ रहे हैं आप ये, इसका जो डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ा आगे जाके जब बोर्ड्स पोस्टुलेट हो जाएगा तो उसके बारे में उस वक्त आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उसमें प्रॉपर तरीके से आएगा उसमें कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ,
है ना। ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की गई थी बाल्मर साहब ने एम्पेरिकली, मतलब अंदाजे से बोलेंगे हम लोग ने, रेशियो लेके किए थे उन्होंने, मगर यहाँ पर बाद में ये फॉर्मूले को, यही फॉर्मूले को डिराइव किया गया प्रॉपरली तरीके से, है ना। और हम देखते हैं कि बोर्ड्स पोस्टुलेट जो आएगा तो उसके जरिए ये सब चीज़ का डेरिवेशन हुआ। आई के बात समझ में आपको ये। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम में हमको बस ये चीज़ पे ध्यान देना है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये आएगा, डेफिनेशंस आते हैं इनके, और एक्सप्लेनेशन ऑफ बाल्मर्स स्पेक्ट्रम जो है आपको उसके बाल्मर स्पेक्ट्रम सीरीज, उसके बारे में थोड़ा ये आ सकता है आपको। नोट्स में वो सब चीज़ें मैंने बनाकर दे दिया है प्रॉपर तरीके से कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। और अगेन उसमें ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द बाल्मर सीरीज एंड ऑल्सो मेंशन द अदर सीरीज, या डिस्क्राइब द अदर सीरीज। बाल्मर सीरीज को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताना है और बाकी अदर सीरीज को बस शॉर्ट में जो चीज़ आप देख रहे हैं बस उसको वैसे ही बताना है इसको। आई समझ में बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, दैट इज आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम।